नमस्कार बच्चों, हम पिछले कई वीडियो से हिंदी की व्याकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अभी पिछले वीडियो में हमने शब्द शक्ति के बारे में चर्चा की थी। शब्द शक्ति की परिभाषा और स्वरूप के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं तथा अभिधा शब्द शक्ति जो कि शब्द शक्ति का एक प्रकार है उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की। तो अगर आपने उन वीडियो को अब तक नहीं देखा हो तो उन वीडियो को देख ले और अभिधा शब्द शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आज हम जो वीडियो के माध्यम से जो शब्द शक्ति पढ़ाएंगे वह है लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि हमने पहले शब्द शक्ति के जो 3 भेद पढ़े थे। शब्द शक्ति के हमने 3 भेद हमको पढ़ने हैं, जिसमें अभिधा इसको हम पढ़ चुके, लक्षणा और व्यंजना। हम जो है अभिधा में हमने पता लगाया कि मुख्यार्थ कैसे बोल होता है, मुख्यार्थ बोल दो, अभिधार्थ बोल दो या वाच्यार्थ बोल दो। संकेतार्थ में ये शब्द शक्ति होती है। अब देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे लक्षणा शब्द शक्ति का, जहां एक और अभिधा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ का बोध होता है, वहीं लक्ष्यार्थ जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लक्ष्यार्थ अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति जिस अर्थ में प्रयुक्त होती है, इसके जो शब्द कहलाते हैं वो कहलाते हैं लक्षक, और जिस अर्थ में प्रयोग होती है वो अर्थ है लक्ष्यार्थ। अब लक्ष्यार्थ कैसे होता है वो हम समझा देते हैं एक बार। देखो, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम किसी से सीधे कोई बात, किसी को सीधा मूर्ख न कह करके हम उसके लिए बोल देते हैं वह तो गधा है। अब गधा कह दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वह गधा हो गया, वो गधा नहीं है। अर्थात उसमें गधे जैसे लक्षण, जो गधा जिसका पर्याय बन चुका है मूर्खता का, वो उसको मूर्ख बनाना, बताना उसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर किसी को शेर बता दिया, कहने का तात्पर्य शेर से तात्पर्य उसको बहादुर बताना है। किसी को लोमड़ी बताया, अर्थात चतुर और चालाक की तरफ उसका इशारा है। तो यहाँ पर हम इस शब्द शक्ति में होता क्या आखिर उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। उसके पूर्व थोड़ा अपना परिभाषा की भी तरफ देख लें कि परिभाषा ज्यादा कठिन नहीं है। हमने पहले बनाई थी कि मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यहाँ पर जो अर्थ है वो लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब अपने इसको लक्षणा को ही हम पढ़ेंगे। तो ये तो आपको पता ही, इसलिए अभी फिलहाल तो अपन लक्षणा पढ़ते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति ठीक है, ये शब्द शक्ति का एक भाग है। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत जो हम लिखेंगे कि लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति, लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात इसमें तत्संबंधी, इस शब्द पे गौर करना बहुत काम आएगा। तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है। ग्रहण किया जाता है, तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है। तत्संबंधी होता क्या है, इस पे गौर करने की बात है।
तत्संबंधी का मतलब उससे संबंधित अर्थ ही हम ग्रहण करेंगे। जहां पर हमारा विधा में हम जैसा वक्ता कह रहा है वैसे ही हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उसमें तो हमने मुख्य अर्थ ग्रहण कर लिया था। लेकिन लक्षणाम में मुख्य अर्थ हम ग्रहण नहीं करते हैं। वक्ता जो कुछ कहना चाह रहा है, जो कुछ कह रहा है, उसका हम अर्थ अन्य लेंगे, लेकिन अन्य भी अर्थ लेंगे कैसे? वो भी उससे संबंधित जो कुछ वो कह रहा है। जैसे अगर किसी ने कहा कि मोहन तो गधा है, ठीक है, यहां पर जो गधा है, अब इसका जो अर्थ लेंगे हम, मोहन को गधा कहा, तो गधा का मतलब वो जानवर नहीं है मोहन, किसी गधे का नाम मोहन नहीं है। यहां पर गधे से तात्पर्य गधे में जो लक्षण है, जिस रूप में गधे को जानते हैं हमारे समाज में, हम जानते हैं कि किसी को भी अगर गधा कहते हैं, अर्थात गधे को जो जानते हैं वो मूर्खता का प्रेय मानते हैं, मूर्खता का प्रेय मानते हैं। तो किसी को मूर्ख बताना उसका उद्देश्य है। तो यहां पर जो अर्थ लिया हमने, विशेष तो ले रहे हैं, गधे का अर्थ ले रहे हैं मूर्ख, लेकिन वो मूर्ख भी हम किससे संबंधित ले रहे हैं? गधे से संबंधित ही ले रहे हैं। यहां पर हम अपनी मर्जी से अर्थ नहीं निकाल सकते। ये नहीं कह सकते गधे से तात्पर्य समझदार है, बहादुर है, चतुर है, ऐसे अर्थ नहीं होंगे। गधा अधिकांशतः जिस रूप में सब जानते हैं कि उसको मूर्खता का प्रयोग माना जाता है, इसलिए उसकी तुलना मूर्ख से की गई है, इसकी मोहन की। तो यहाँ पर ये अर्थ तो लिया गया है, अन्य विशेष, गधे का गधा अर्थ तो नहीं लिया तो विशेष अर्थ ही है, लेकिन वो विशेष अर्थ इससे संबंधित ही लिया है, इससे संबंधित ही ये विशेष अर्थ लिया है। तो जैसे किसी को सीता तो गाय है, सीता तो गाय है। अब गाय बताने का मतलब क्या हुआ? जानवर नहीं है सीता। गाय का मतलब हम जिस रूप में जानते हैं गाय को, वो है सरल स्वभाव वाली, सरल स्वभाव वाली, अर्थात वो सीता का जो गाय बताने का उद्देश्य है वो है उसके सरल स्वभाव की ओर इंगित करना, उसके सरल स्वभाव की ओर इंगित करना। अब देखो विशेष लक्षणा के कई भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम दो भेदों पर चर्चा करेंगे। तो उन दो भेदों में अगर एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और मान लो कारण क्या लिखना है? कारण लिखेंगे यहां पर मोहन को गधा बताना उद्देश्य न होकर के, अर्थात उसको मूर्ख कहना मुख्य उद्देश्य, इस कारण से यहाँ पर लक्षणा शब्द हुई। ध्यान जाएगा। अब हम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो परिभाषा में मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको देख करके आप याद कर सकते हैं। अब देखिए प्रकार होता है एक तो रूढ़ा लक्षणा, ये दो पढ़ेंगे अपन, ये मुख्य प्रकार है, इन दोनों प्रकारों को ही पढ़ेंगे। देखो कई बातें ऐसी होती है, पहले हम देखते हैं रूढ़ा लक्षणा। कई बातें ऐसी होती है हमारे देश में कि परंपरागत तरीके से चली आ रही है, परंपरागत तरीके से चली आ रही है। तो परंपरागत तरीके से क्या? जैसे हम परंपरागत तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पर हमको केवल अगर भेद इसके हो या उसके हो, याद ये रखना है कि लक्षणा शक्ति है उसके अंदर। तो परंपरागत तरीके से क्या चल रही? जैसे लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी आ रही है तात्पर्य क्या है? हमने सीधे ही बोल दिया लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी का मतलब हमारे जो सिपाही थे प्राचीन काल में या पहले के समय में, सिपाही थे वो लाल पगड़ी धारण करते थे, इसलिए लोग उस परंपरा एक तरह की ऐसी बन गई कि वहां पर उसको देखते ही सब लोग ये बोल देते स्वतः ही कि पुलिस ने बोल करके उसको लाल पगड़ी आ गई, और सब लोग सामने वाले उस
के अर्थ का, उसके शब्दों का अपनी बुद्धि के अर्थ अनुसार निश्चित अर्थ लगा लेते हैं। जैसा कि परिभाषा में है कि बुद्धि का व्यापार जिसके द्वारा निश्चित अर्थ का पता लगता हो, तो उस शब्द का अर्थ को लगा लेते हैं। किसी ने कहा लाल पगड़ी आ रही है और हम तुरंत समझ गए कि पुलिस आ रही है, सिपाही आ रहे हैं। तो लाल पगड़ी से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर लाल पगड़ी को पहनने वाले। लाल पगड़ी से तात्पर्य क्या है? लाल पगड़ी को पहनने वाले, ये यहाँ पर लाल पगड़ी से तात्पर्य है। अब लाल पगड़ी आ रही है, कई बार बोल देते हैं हम सीधे ही, राजस्थान जाग उठा। अब राजस्थान किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो है नहीं कि हम कहते साहब राजस्थान जाग उठा, वो व्यक्ति थोड़ी है राजस्थान। राजस्थान तो एक राज्य है। और राजस्थान जाग उठने से तात्पर्य हो गया कि यहां पर क्या होगा? राजस्थान जाग उठने से तात्पर्य है राजस्थान के लोग। राजस्थान जाग उठने से तात्पर्य है राजस्थान के लोग। ये हम हमारी एक परंपरा बन गई कि हम उसको सीधे ही बोल देते हैं, पूरा वाक्य नहीं बोलते कई बार, और उसमें उस लक्षण के आधार पर सामने वाला उसको समझ सही लेता हो। कुछ भी कहा हम बोल देते हैं भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान को 6 रन से हराया, 6 रनों से हराया। अब सब इसका आज से समझ गए सब क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अगर इसके वास्तविक अर्थ पे जाए तो आपको पता लगेगा कि भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराया। क्या पूरा भारत की 125 करोड़ जनसंख्या खेलने गई थी? क्या भारत की 125 करोड़ जनसंख्या थोड़ी गई थी मैच में खेलने? नहीं गई थी वो। तो भारत ने 6 विकेट से हराया, 6 रनों से हराया, से तात्पर्य क्या है? और पाकिस्तान को हराया। उधर से पूरा पाकिस्तान की संख्या नहीं आई थी 25 करोड़ की जनसंख्या, इधर से 125 करोड़ की जनसंख्या नहीं पहुंची। उधर की टीम में भी 11 खिलाड़ी थे, उधर की टीम में भी 11 खिलाड़ी थे। तो यहां पर जो अर्थ हम सही ग्रहण कर रहे हैं, बिल्कुल अर्थ का तो हमें पता है कि वही अर्थ होना है। भारत ने अर्थात भारत की क्रिकेट टीम ने, भारत ने से तात्पर्य क्या हो गया? भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 6 रनों से हराया। क्या छिपा हुआ है? भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 6 रनों से हराया। ये हम सामने वाला श्रोता या पाठक इसका इस प्रकार से अर्थ लेता है, इसका अर्थ इस प्रकार से लेता है। दूसरा, ऐसे ही कोई लिख देता है कि देश की नाव मझधार में है, देश की नाव मझधार में है। अरे भाई, देश की कौन सी नाव हो गई? देश की कौन सी नाव हो गई? तो देश की नाव से मतलब क्या है यहां पर? देश की परिस्थिति, कि हमारे देश की परिस्थितियां नाव जैसे मझधार में हो जाती है, न तो नदी के इधर के किनारे पे, न उधर के किनारे पे, बीच में जाके खड़ी हुई है। अब व्यक्ति उतरे तो किधर जाए? अगर बीच में खराब हो गई नाव, न उधर के किनारे पे न उधर के किनारे पे, बीच में जाके नाव खराब हो गई, तो वहां पर क्या हो गया? वहां पर जो इधर भी जा रही उधर भी जा रही मझधार मध्य में है, तो वो क्या? देश की परिस्थिति से तात्पर्य हो, उसको क्या बोलेंगे हम? देश की परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है, तो देश के नाम से तात्पर्य क्या लेंगे? देश की परिस्थिति। ले उससे संबंधित ही रहे, तत्संबंधी अर्थ ही ले रहे हम। देश के नाम से तात्पर्य नाव देश की परिस्थिति से। कोई बोल देता है वह गंगा पर बसता है। अरे भाई, गंगा पर बसने का मतलब क्या हो गया? कोई गंगा नदी के बीच में जाकर के वो घर बना के थोड़ी रह रहा है। लेकिन हम जैसा कथन बोल रहे हैं उसका आज से सामने वाला तुरंत समझ जाता है। गंगा पर बसने से तात्पर्य क्या है? गंगा के किनारे पर रहता है, वह गंगा के किनारे पर रहता है। तो यहां पर इस तरीके के अर्थ हम लेंगे। तो ये हम समझ रहे होंगे
कि यहां पर अर्थ तो ले रहे हैं लेकिन तत्संबंधी विशेष अर्थ ले रहे हैं, तत्संबंधी विशेष अर्थ ले रहे हैं। और प्रयोजनवती में किस तरीके के आएंगे, प्रयोजनवती में किस तरीके के आते हैं वो देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। प्रयोजन किसी भी, जैसे हम बोल देते हैं आमतौर पर कि किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है आपका, या आने का क्या प्रयोजन है, बोलते हैं ना किम प्रयोजनम, कई बार पढ़ा संस्कृत में। या आपकी, क्या मैं आपका प्रयोजन जान सकता हूं, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, क्या जान सकता हूं मैं उद्देश्य आपका। तो इस तरह का प्रयोजन नाम से स्पष्ट प्रयोजन। तो प्रयोजनवती में किसी को मूर्ख बताना है, अभी पहले उदाहरण दिया था मैंने, वो इसमें आएगा। किसी को मूर्ख बताना है तो उसका उद्देश्य क्या, उसका प्रयोजन क्या है, उसको मूर्ख बताना। तो मूर्ख के लिए जो पर्याय शब्द है वो गधा इस्तेमाल कर लेगा, जैसे वह गधा है, वह के स्थान पर नाम भी बोल सकते हो, रमेश गधा है। किसी को वीर बताना है तो शेर बोल दिया, शेर है। तो यहां क्या आएगा, मोहन शेर है, तो शेर का मतलब उसको वीर बताना हो गया। उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, वीर बताना। इसका प्रयोजन क्या है, मूर्ख बताना। और गाय बताना है, किसी को गाय बताना है तो क्या हो गया, सरल व सज्जन स्वभाव की ओर इंगित करना उसका। गाय का मतलब सीता तो गाय है, तो गाय का मतलब उसको सरल और सज्जन स्वभाव की तरफ इंगित करना है। ऐसे कई बातें ऐसी है जो हम इसके अंतर्गत प्रयोजन के माध्यम से कह सकते हैं, किसी की तुलना कर सकते हैं उसके प्रयोजन की, उसका उद्देश्य। मतलब सीधे नहीं कहता वो, अगर सीधा कह दे उसको कि यहां पर बोल दिया रमेश तो मूर्ख है, रमेश तो मूर्ख है, तो फिर लक्षणा थोड़ी हुई, फिर तो हमने सीधे बोल दिया तो अभिधा हो गई। इसको बोल दिया मोहन शेर है, मोहन वीर है, मोहन अगर वीर बोलते हैं डायरेक्ट तो मोहन वीर तो अभिधा में पहुंच गया, उसका तो जैसा वो कथन कह रहा है वैसा ही तो अर्थ ले रहा है वो। मोहन वीर है अगर वो कह रहा है तो वैसे कथन का वो अर्थ ले रहा है। लेकिन उसको शेर बोल रहे हैं तो शेर बोलने का मतलब तो ये हो गया ना कि वह उसको वीर बताना चाह रहा है, लेकिन सीधे वीर नहीं कह रहा, शेर से उसकी तुलना कर दी। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, तो पंजाब के शेर है लाला लाजपत राय, तो क्या बताना उनका उद्देश्य, लाला लाजपत राय को वीर बताना है। और वो बोल देते सीधे लाला लाजपत राय तो पंजाब के वीर है, तो पंजाब के वीर है मतलब फिर तो सामान्य बात ही बोल दी उसने। अगर कोई सीधे मूर्ख बोल रहा है, सज्जन बोल रहा है, सरल बोल रहा है, चतुर बोल रहा है, किससे तुलना नहीं कर रहा, सीधे ही बोल रहा है, तो वो तो अभिधा हो गई। और अगर दूसरा अर्थ लेते हैं तो वह इसमें आ जाता है, किससे तुलना करके लेते हैं तो तत्संबंधी विशेष अर्थ के कारण। लेकिन हाँ ये चीज मैंने कहा था उस तत्संबंधी को ध्यान रखना, इनका जो भी अर्थ लेंगे हम उसी से संबंधित लेंगे। शेर का मतलब डरपोक नहीं है, गीदड़ इस्तेमाल करते हैं डरपोक के लिए, गीदड़ है वो क्या लड़ेगा, वह उसका सामना क्या करेगा, वह तो गीदड़ है, वह उसका सामना क्या करेगा, यह लिख दिया रोहन उसका सामना नहीं कर सकता क्योंकि वह तो गीदड़ है। गीदड़ का मतलब डरपोक है, वह तो गीदड़ है अर्थात डरपोक है, वो उसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो उसने गीदड़ का प्रयोग कर दिया। किसी भी उद्देश्य से उसने जो बताना है उसको क्या बताना नहीं आते, डरपोक बताना था। अगर वो कहते वह उसका सामना नहीं कर सकता, वो तो भाई डरपोक है, तो डरपोक है तो फिर तो सीधे कह दिया उसने, विधान पहुंचा दिया उसको, सामने वाला वही अर्थ लेगा जो कह रहा है वो। लेकिन गीदड़ कह रहा है तो कुछ अलग हटके बात कही है उसने, ये शब्द शक्ति। और देखो एक बात और बताऊं, ये शब्द शक्ति धीरे धीरे चालू नहीं हुई,
ये क्या शब्द शक्ति, प्रारंभ में तो शब्द शक्ति का मतलब जानते नहीं थे लोग। शब्द के अर्थ में जो शब्द शक्ति छिपी हुई होती है ना, उसको नहीं जानते थे। पहले तो ये था जैसा कहते थे वैसे अर्थ ले लेते, लेकिन धीरे धीरे जब दिमाग बुद्धि का विकास हुआ मानव का, तो एक ही शब्द के कई अर्थों में अर्थ लेने लगे लोग। फिर शब्द शक्ति, क्योंकि शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का होता है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, जिनका कोई अर्थ निकले। सार्थक का मतलब जिनका अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं? शब्द। और शब्द का मतलब अर्थ निकले। अब अर्थ किसी प्रकार से निकल सकता है, अर्थ को किसी प्रकार से ले सकता है। देखो जैसे कोई बात आ जाती है, मान लो कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी से, अगर एक पढ़ने वाले विद्यार्थी से कोई ये कहे, अच्छा बालक कि आप तो विद्यालय का नाम रोशन करोगे, ठीक है, वो बालक प्रसन्न होगा, उसको लगेगा कि चलो शिक्षक ने मेरा सम्मान बढ़ाया, मुझे इतनी अहमियत दी और मेरी तारीफ की। लेकिन एक जो बिल्कुल पास नहीं हुआ, किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होता, कभी खाता नहीं खुलता उसका, और उससे भी वही कथन बोल दे कि आप तो विद्यालय का नाम रोशन करोगे, तो क्या वो खुश हो जाएगा कि चलो इसकी तारीफ की तो मेरी भी तारीफ हो रही? वो खुश नहीं होगा। अब वाक्य तो एक ही बोला ना दोनों से, क्या आप विद्यालय का नाम रोशन करोगे, लेकिन वाक्य बोलने के बाद भी देखा आपने दोनों क्या एक अर्थ ले लेंगे उसका। तो वो शब्द जो है बोलते हुए, लेकिन उससे संबंधित ही अर्थ अगर ग्रहण करे, तो यहां पर हो जाती है लक्षणा। अब जो अधिकांशतः प्रतियोगिता परीक्षाओं में और हमारी बोर्ड परीक्षाओं में जो उदाहरण पूछे जाते हैं, उनको भी मैं एक बार चर्चा कर देता हूं, ठीक है? इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, अब मैं लक्षणा शब्द शक्ति के जो उदाहरण अधिकतर पूछते रहते हैं, एक चीज और बता देता हूं, मुहावरे, लोकोक्ति, वह सब इस लक्षणा शब्द शक्ति में ही आते हैं। अब पहले देखो कुछ उदाहरण में अभिधा पढ़ने पढ़ ली, अभिधा में और लक्षणा में अंतर करके बताता हूं। अभिधा और लक्षणा में अंतर करके बताता हूं ताकि तुम्हारे सहजता से समझ में आ जाएगा कि अभिधा में तो ये होता है और लक्षणा में ये होता है। मैं दो उदाहरण देता हूं कि वर्षा के कारण सर्वत्र पानी पानी हो गया, एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम लिखते हैं कि रमेश की चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। क्या इनको एक ही है कि जैसे ऊपर का वाक्य में जो अर्थ प्रकट हो रहा है, क्या नीचे के में वही पानी पानी का अर्थ प्रकट हो रहा है? क्या इस पानी पानी का जो अर्थ है वो इस पानी पानी का अर्थ है क्या? हम जानते हैं कि वर्षा के कारण बरसात होती है, तो बरसात में पानी होता ही है, उसका तो हमने सामान्य अर्थ ले लिया, मुख्य अर्थ ग्रहण कर लिया, इसलिए यहां तो हो गई अभिधा। लेकिन उसी का अर्थ हमने इस पानी पानी का मतलब लज्जित होना, पानी पानी का मतलब हो गया लज्जित होना, या इसका हमने उससे संबंधित विशेष अर्थ ले लिया, तो मुहावरा आ गया पानी पानी होना, लज्जित होना। तो ये किसमें आ गई? लक्षणा में। ये लक्षणा में आ गई। इस शब्द शक्ति को हम किसमें रखेंगे? लक्षणा में। रमेश की चोरी पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया, मतलब मैदान में सड़क पर पानी नहीं भरा, वो लज्जित हो गया। चोरी पकड़े जाने पर वो लज्जित हो गया। कभी बोलते हैं हम, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मोहन हमेशा चौकन्ना रहता है। मोहन हमेशा चौकन्ना रहता है। चौकन्ना से तात्पर्य क्या हो गया? चार कानों वाला। चौकन्ना का मतलब है चार कान। क्या चार कानों वाला रहता है वो? चौकन्ना से हम अर्थ लेंगे उससे संबंधित कि चार कान से तात्पर्य सतर्क रहता है वो,
सतर्क रहता है। जो करना स्टार्ट करे, सतर्क रहना, इसलिए उसको ये दे दिया, ये भी लक्षणा। तो मुहावरे, लोकोक्ति, ये भी अधिकांशतः किसमें आएंगे? लक्षणा में ही आएंगे। ये किसमें आएंगे? लक्षणा में ही आएंगे, ध्यान रह जाएंगे। अभिधा का मतलब मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कि अपन उदाहरण दिया कि वह सर्वत्र पानी पानी हो गया, वर्षा के कारण, वर्षा के कारण सर्वत्र पानी पानी हो गया, तो यहां पर लक्षणा वो अभिधा शब्द शक्ति, और नीचे चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, वो हो गई लक्षणा शब्द शक्ति। अंतर ध्यान रखना कि इसमें तत्संबंधी विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है। मतलब जैसा वक्ता कुछ बोल रहा है, सामने वाला उसका बिल्कुल वह का वह अर्थ नहीं ले रहा, उसका वो अपनी बुद्धि के हिसाब से वह उसका अन्य अर्थ ले रहा है, लेकिन अन्य अर्थ भी ले रहा है उस कथन से संबंधित ही, बिल्कुल अन्य पे नहीं जा रहा, वो उससे संबंधित ही अन्य अर्थ ले रहा है, इसलिए वो लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। ठीक है, अब दो शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, ये हमारे पूर्ण हो गई। और भी हम अभ्यास करेंगे अंत में जाकर के आने वाले वीडियो में, और अंतर बताएंगे कि इसमें व्यंजना में और लक्षणा में क्या अंतर होता है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि लक्षणा और व्यंजना में अंतर बताइए, अभिधा और लक्षणा में अंतर बताइए। तो अभिधा और लक्षणा का अंतर पता लगेगा, कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, जबकि लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है। ये इसमें रहता, या अभिधा में मुख्य अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि लक्षणा में तत्संबंधी विशेष अर्थ को ग्रहण किया जाता है। एक उदाहरण देंगे दोनों का और उसको समझा देंगे ढंग से कि क्यों तो उसमें अभिधा है, क्यों इसमें लक्षणा है। यह अंतर भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपके ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा, लक्षणा शब्द शक्ति। अब अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।